अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो केमिस्ट्री के ऊपर है, यूनिट 3 या 9 क्लास का पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। आज हमने इसका लेक्चर नंबर 4 करना है। आज की वीडियो में जो क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूँ वो है इसकी एक्सरसाइज यूनिट 3 की। इसमें जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे हमारे यूनिट 3 के, वो आज हमने सारे करने हैं, तो इसलिए आप लोगों ने मेरी वीडियो जो है वो कम्प्लीट देखनी है। तो सबसे पहले देखिए, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3.1 है उसमें वो कह रहा है इन सर्कल्स द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। अब हमको वो कुछ चॉइसेस दे रहा है और कह रहा है कि इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा उसके हमने क्या करना है, इनसर्कल करना है। आपकी बुक के अंदर टिक लिखा होगा, ठीक है, तो जो भी एग्जामिनर उसको वर्ड यूज़ करेगा आपने वही करना है। मैं इनसर्कल करूँगा, मेरे लिए ज़रा इजी है वीडियो बनाने के लिए। तो अभी देखिए मेरे पास जो है वो पार्ट नंबर 1 जो इसका 3.1 का, उसमें वो पूछ रहा है द अटोमिक रेडियाई ऑफ द एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। मतलब जो अटोमिक रेडियस होता है एलिमेंट्स का वो पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या होता है वो पूछ रहा है आपसे। तो ऑप्शन ए में वो कह रहा है इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। पीरियड के अंदर वो कह रहा है कि हम अगर लेफ्ट टू राइट जाएँ तो वो इंक्रीज होता है। बी में वो आपको कह रहा है इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। ग्रुप के अंदर वो कह रहे हैं ऊपर से हम नीचे हैं तो जो हमारा एटॉमिक रेडियाई होता है वो क्या हो रहा होता है, इंक्रीज हो रहा होता है। सी में हमको वो कह रहा होता है डू नॉट चेंज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। डी में वो हमको कह रहा है डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। अब हमको वो 4 ऑप्शन दे रहा है और एटॉमिक रेडियाई जो है हमको जो है वो पूछ रहा है एलिमेंट्स का वो पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या होता है। अगर आपको मेरा जो लेक्चर नंबर 3 है इसी यूनिट का, जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था, हमारी जो यूनिट नंबर 3 है उसका लेक्चर नंबर 3, उसके अंदर मैंने ब्रीफली जो है वो एक्सप्लेन किया आप लोगों को कि एटॉमिक रेडियस जो होता है एलिमेंट्स का पीरियोडिक टेबल के अंदर, अगर हम लोग जो है वो लेफ्ट टू राइट जाएं पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है, तो वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इंक्रीज हो रहे होते हैं और जो हमारे शेल होते हैं वो सेम रहते हैं एक ही पीरियड के अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है उसका होल्ड जो होता है आउटरमोस्ट शेल के ऊपर वो क्या हो जाता है, ज़्यादा होता जाता है ड्यू टू डिफरेंट चार्जेस। इसकी वजह से उनका जो एटॉमिक रेडियस है, ठीक है, वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है। लेकिन अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे ग्रुप के अंदर, ऊपर से नीचे आएंगे तो एक शेल जो है वो इंक्रीज हो रहा होता है, एक शेल जो होता है ऐड हो रहा होता है। तो एक शेल ऐड होने की वजह से क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली जो है वो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट शेल जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो उसका क्या मतलब है कि एटॉमिक रेडियस भी जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब है कि इसमें ऑप्शन कौन सा ठीक है, ऑप्शन इसमें बी जो है वो ठीक होगा कि हम जैसे ही ऊपर से नीचे आएंगे ग्रुप के अंदर, ठीक है, तो हमारा जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। तो आपने इसको जो है वो बी के ऊपर जो आपने टिक लगानी है। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाए हमारे पास पार्ट नंबर इसका जो 2 है, उसमें वो पूछ रहे हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन आउट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन एटम इज कॉल्ड। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होती है, गिवन आउट होती है, ठीक है, जब कोई इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी एटम के अंदर ऐड किया जाता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं। तो इसमें देखिए हमारे पास है लेटेस्ट एनर्जी, सबसे पहला ऑप्शन वो कह रहा है। बी में वो कह रहा है आयोनाइजेशन एनर्जी। सी में वो हमको कह रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डी में हमसे वो कह रहा है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ठीक है, अब हमने इसको हमको 4 ऑप्शन दे दिए। अगर हमको इन चारों की डेफिनेशन आती होगी तो हम इजीली जो है वो इसका आंसर दे सकते हैं। अभी हम देखें, मैंने आपको मेरा जो प्रीवियस लेक्चर था, लेक्चर नंबर 3 इसी यूनिट का, यूनिट नंबर 3 का, उसके अंदर अगर आपको याद हो तो मैंने पढ़ाया था, मैंने कहा था कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, गिवन आउट या रिलीज्ड एक ही चीज़ है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसेस एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो अगर तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट आते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डेफिनेशन आती हैं तो आप इजीली इसको कर लेंगे। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन में देखें, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज की जाती है जब भी हम किसी आउटरमोस्ट शेल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन हमने ऐड करना हो तो कुछ एनर्जी जो हमको रिलीज करनी पड़ेगी, ठीक है। वो एनर्जी जो रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसेस एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब हमारे क्वेश्चन में भी वो हमसे यही पूछ रहा है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन आउट मतलब रिलीज, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोल लेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इसका मतलब है कि इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसके बाद नेक्स्ट आ जाए हमारे पास जो पार्ट नंबर 3 है, इसका उसमें वो पूछ रहे हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड अपॉन। जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था वो किस चीज़ के ऊपर बनाया गया था, बड़ा आसान है। इसमें से पार्ट ए में वो कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, बी में हमसे कह रहा है एटॉमिक मास, सी में हमको कह रहा है एटॉमिक नंबर और डी में हमको कह रहा है कंप्लीशन ऑफ अ सबशेल। बड़ा इजी है, अगर आपको मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट आता है तो आप इसको ईजिली जो है वो कर सकेंगे। ये भी मैंने जो है वो पढ़ाया हुआ है।
इसमें क्या था कि अकॉर्डिंग टू मेंडलीव प्रोडक्ट लॉ जो है उसमें क्या था, जो मेंडलीव ने जो प्रोडक्ट टेबल अपना बनाया था उसने किस बेस के ऊपर जो है वो बनाया था। तो इसने जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वो इस तरीके से अरेंज करी थी पीरियोडिक फंक्शन के अकॉर्डिंग। उनकी जो एटॉमिक मास जैसे जैसे इंक्रीज हो रहे थे ना, तो उसके अकॉर्डिंगली मेंडलीव ने क्या किया था, जो एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज किया था अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मैसेज। इसने अरेंज किया कि बेस्ड अपॉन क्या हुआ, एटॉमिक मैसेज। तो एटॉमिक मास कौन सा हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन बी। तो यहाँ पे आ जाएगा एटॉमिक मास। तो जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था वो बेस्ड कर रहा था एटॉमिक मैसेज के ऊपर। जैसे जैसे उनके एटॉमिक मैसेज जो है वो पीरियोडिक फंक्शन शो कर रहे थे, वो उस एलिमेंट्स को क्या कर रहा था, अरेंज कर रहा था। इसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारे पास जो पार्ट नंबर 4 है, इसमें वो पूछ रहा है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट। मतलब हमारे पास जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, जो भी हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, वो किस बेस के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया गया, किस बेस के ऊपर बनाया गया। बहुत आसान है। तो ए में वो कह रहे हैं मेंडलीव पोस्टुलेट्स के ऊपर, बी में वो हमको कह रहा है एटॉमिक नंबर के ऊपर, सी में वो कह रहा है एटॉमिक मास के ऊपर, डी में वो आपको कह रहा है मास नंबर के ऊपर। हमारा जो अभी जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है वो किस बेस के ऊपर जो है वो अरेंज किया हुआ है। मैं तो आपको वैसे डायरेक्ट भी यहाँ से बता सकता हूँ, लेकिन आप देखें अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आपको पता होना चाहिए कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है क्या। अगर आपको पता होगा कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है क्या, तो फिर आप इसका आंसर जो है वो ईजिली दे सकेंगे। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स हैं वो क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। तो जैसे जैसे उनके एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, हमने उनको अरेंज किया हुआ 1 2 3 4 फॉर एग्जांपल, ठीक है। ऐसे करके हमने जो है वो अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर इनको अरेंज किया हुआ है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहे हैं तो हमने उनको लेफ्ट टू राइट जो है वो लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल किस बेस के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया गया, एटॉमिक नंबर की बेस के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया गया। तो उसका ऑप्शन जो बी है वो इसका आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट चले हमारे पास जो पार्ट नंबर 5 है इसका, उसमें वो पूछ रहा है 4th and 5th पीरियड ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड। जो 4th और 5th पीरियड है ना लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक, उनको क्या बोलते हैं। ये 4 और 5th जो पीरियड है ये लंबे हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो इसमें ए जो है वो शॉर्ट पीरियड्स, नहीं ये तो गलत हो गया। बी जो है इसमें वो कह रहा है नॉर्मल पीरियड्स, सी में वो आपको कह रहा है लॉन्ग पीरियड्स, और डी में वो आपको कह रहा है वेरी लॉन्ग पीरियड्स। तो इसका आंसर जो है वो लॉन्ग पीरियड्स। जो 4 और 5th है हमारे पास वो लॉन्ग है। हमारे पास शॉर्ट्स पीरियड है, लॉन्ग पीरियड्स हैं, ठीक है। वेरी लॉन्ग तो हमारे पास आई कोई नहीं है, ठीक है। तो क्या है, लॉन्ग पीरियड्स हैं। 4 और 5 जो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम लॉन्ग पीरियड्स बोलते हैं। ये लंबे होते हैं ये वाले। अब इसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारे पास जो इसका पार्ट नंबर 6 है, उसमें वो पूछ रहे हैं आपसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन हैज़ लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब वो कुछ हमको हैलोजन दे रहा है और कह रहा है कि इसमें से सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है। इसमें ए पार्ट में फ्लोरीन है, बी पार्ट में हमारे पास क्लोरीन है, सी पार्ट में हमारे पास ब्रोमीन है, डी पार्ट में हमारे पास आयोडीन है। लेकिन इसका आंसर देने से पहले आपको जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसका कॉन्सेप्ट जो है वो आना चाहिए। अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट आता है, उसकी डेफिनेशन आती है, तो फिर आप इसका आंसर इजीली दे सकेंगे, वरना नहीं। तो देखिए मैंने पढ़ाया हुआ ऑलरेडी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली होती है एबिलिटी ऑफ एन एटम। किसी भी एटम की एबिलिटी होती है, किस चीज़ की एबिलिटी होती है, टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी उसकी, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब किसी भी एटम के अंदर किसी इलेक्ट्रॉन्स को, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ इलेक्ट करने की जो एबिलिटी होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इसके जो मैंने यूनिट नंबर 3 के अंदर मैंने आपको पढ़ाया हुआ था कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऊपर से नीचे आएंगे, बॉटम में आएंगे, ठीक है, टॉप टू बॉटम आएंगे, तो वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। उसकी रीज़न क्या, क्यों डिक्रीज होती है, क्योंकि ऊपर से नीचे आएंगे तो एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ, मैं दोबारा फिर आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ऊपर से नीचे आएंगे तो एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि शेल जो है वो ऐड हो रहे होते हैं। तो जो लास्ट शेल होता है ना, जो लास्ट शेल होता है जिसने जो इलेक्ट्रॉन जो है उसने बेसिकली करने होते हैं, उसका और जो न्यूक्लियस होता है ना उसका जो डिस्टेंस होता है वो क्या और होता है, ज़्यादा होता जाता है। जब डिस्टेंस ज़्यादा होता जाता है तो इसका क्या मतलब हो गया कि जो न्यूक्लियस है, ठीक है, इसका जो होल्ड है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो क्या हो गया, लेस हो गया, कम हो गया, ठीक है। इससे क्या होगा कि उसकी जो पावर होगी अट्रैक्शन की वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ये क्या होता है, ऊपर से नीचे है ग्रुप के अंदर, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है, क्योंकि न्यूक्लियस से शेल दूर होता जाता है और जो न्यूक्लियस होता है उसकी जो पावर होती है किसी को अट्रैक्ट करने की वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, रिड्यूस होती है। तो अभी हमने देखना है कि ये जो उसने 4 हमको एलिमेंट्स दिए हैं उसने, इसमें से देखना हमने कि कौन सा जो है वो नीचे है, ठीक है। जो नीचे होगा उसकी क्या होगी, लोवेस्ट होगी, क्योंकि वो ऊपर से नीचे आएंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो ये देखिए हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, इसमें ये देखें यहाँ पे हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। तो सबसे एंड पे हमारे पास क्या आ रहा है, आयोडीन आ रहा है। तो इसका मतलब आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे क्या होगी, कम होगी, फ्लोरीन की क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अभी हम आंसर दे लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, डी, आयोडीन जो है उसकी सबसे कम होगी, क्योंकि उसने पूछा सबसे लोएस्ट किसकी होगी,
ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास जो इसका पार्ट नंबर 7 है, उसमें वो आपसे पूछ रहा है अलोंग द पीरियड विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेस, मतलब पीरियड के अंदर कौन सी चीज़ जो है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट पीरियड की बात कर रहे हैं। अलोंग द पीरियड का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट कौन सी चीज़ है वो डिक्रीज होगी। ए में आपको कह रहा है एटॉमिक रेडियस, बी में वो आपको कह रहा है आयोनाइजेशन एनर्जी, सी में वो आपको कह रहा है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, और डी में वो आपको कह रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसमें जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज होता है, वो क्वेश्चन नंबर 1 उसके अंदर मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया रेडी। क्योंकि जैसे जैसे हम लोग अलॉन्ग द पीरियड जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो हमारा क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन और आने की वजह से शेल तो सेम रहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन और आने की वजह से जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की और आउटरमोस्ट शेल की वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो उसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, स्लोली न्यूक्लियस के जो है वो करीब होते जाएंगे, तो जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यही वो आपसे जो है वो पूछ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट चले हमारे पास, तो इसका जो पार्ट नंबर 8 है उसमें वो आपसे पूछ रहा है ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनको क्या बोलते हैं। इसमें से पार्ट ए में वो आपको कह रहा है ऑल गैसेस, मतलब वो सारे के सारे गैसेज हैं। बी में आपको कह रहा है ऑल मेटल्स, सी में वो आपको कह रहा है ऑल नॉन मेटल्स, और डी में वो आपको कह रहा है ऑल मेटलाइट्स। अभी हमने देखना है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो होते क्या हैं। अगर आपको आपका जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर पता हो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से हैं, तो आप इसको ईजिली जो है वो आंसर दे सकते हैं। तो ये देखिए हमारे पास ये पीरियोडिक टेबल है, इसके अंदर ये सारे जो आपको येलो कलर के नज़र आ रहे हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, और ये सारी क्या है आपके पास मेटल्स हैं। अगर आपको पता हो पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन का, तो ये सारी क्या हैं, ये मेटल्स हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑल मेटल्स। नंबर बी जो है इसका आंसर होगा। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जितने भी हैं वो क्या हैं, सब क्या हैं, मेटल्स हैं। तो बी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट चले हमारे पास, तो इसका जो पार्ट नंबर 9 है इसमें वो आपसे पूछ रहा है मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो इसमें से पार्ट ए में देखें आपसे पूछ रहा है इट इज़ मेजर्ड इन किलो जूल पर मोल। बी में आपसे कह रहा है इट इज़ अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। सी में वो आपसे कह रहा है इट डिक्रीजेज इन अ पीरियड, और डी में आपसे वो कह रहा है डिक्रीजेज इन अ ग्रुप। तो इसमें से आपने इनकरेक्ट बतानी है, मतलब 3 जो है वो सही है और एक स्टेटमेंट जो है वो क्या है, गलत है। वो जो गलत स्टेटमेंट है वो आपने जो है वो बतानी है। तो अभी देखें हमारे पास सबसे पहले आयोनाइजेशन की एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। वो क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का क्या मतलब होता है, गेन करना, अब्जॉर्ब करना। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो आयोनाइजेशन से रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। To remove most loosely electron from the valence shell of an isolated gas atom is called ionization energy. Its unit is kilojoule per mole. इसका मतलब है ए भी ऑप्शन नहीं है, तो ए भी इसका आंसर नहीं है, बी भी इसका जो है वो आंसर नहीं है। अब हमने चलना है इसका ट्रेंड, हमने देखना है कि ग्रुप के अंदर इसका क्या ट्रेंड होता है और ये पीरियड के अंदर इसका क्या ट्रेंड होता है। अभी आपको समझ आ गई कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, हमने रिमूव करना है इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से, तो उसके लिए कितनी एनर्जी हमको चाहिए होगी। अभी देखें आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ना पीरियड के अंदर इंक्रीज होती है अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएं, तो उसकी रीज़न क्या होती है, क्यों इंक्रीज होती है। अभी मैं थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया, बार बार बता रहा हूँ कि जैसे जैसे पीरियड के अंदर अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे होंगे तो जो न्यूक्लियस है उसका होल्ड आउटरमोस्ट शेल के ऊपर ज़्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। जब उसका होल्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो वो अपना इलेक्ट्रॉन इतना ईजिली नहीं जाने देगा, तो अपना वो इलेक्ट्रॉन इतना ईजिली नहीं जाने देगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हमको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो इसलिए वो क्या हो जाएगी, वो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएँ पीरियड के अंदर। ठीक है, अब इसको मजीद जो है वो बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखें तो सी ऑप्शन देखें, उसने कहा है कि इट डिक्रीजेज इन अ पीरियड, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज नहीं होती, इंक्रीज होती है। ठीक है, पीरियड के अंदर। इसका मतलब उसकी स्टेटमेंट सी जो है वो क्या है, गलत है। सिर्फ जो ऑप्शन डी है ना, ये डिक्रीज इन द ग्रुप, हाँ ग्रुप में डिक्रीज होती है, ऊपर से नीचे है तो एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज हो जाता है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होने की वजह से जो न्यूक्लियस है उसका अपने आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर होल्ड जो है वो कम हो जाता है, तो हमको लेस एनर्जी चाहिए होगी, हम इजीली जो है वो इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ए बी सी करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, सिर्फ जो सी है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, वही इसका जो है वो आंसर, उसी को हमने टिक करना है ये वाली, क्योंकि हमसे वो पूछ ही ये रहा कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो इट डिक्रीजेज इन अ पीरियड वाली स्टेटमेंट गलत है। बेसिकली क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियड के अंदर इंक्रीज होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट चलिए हमारे पास पार्ट नंबर इसका जो है वो 10, इसमें आपसे पूछ रहा है पॉइंट आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अभी सेम वही चीज़ आ गई, अभी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहे हैं। ए में आपको कह रहा है इट इज़ मेजर्ड इन किलो जूल पर मोल। बी में आपसे कह रहा है इट इन्वॉल्व्स रिलीज ऑफ एनर्जी। सी में आपसे कह रहा है इट डिक्रीजेज इन अ पीरियड। डी में आपसे कह रहा है इट डिक्रीजेज इन अ ग्रुप। ठीक है, तो अभी देखें हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड होती है, तो इसका मतलब है कि बी इसका जो है वो बी जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है, इसका आंसर नहीं हो सकता।
टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन इन द outermost शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसेस एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इट्स यूनिट इज, मतलब है कि जो किलो जूल पर मोल, मतलब जो ए स्टेटमेंट है वो भी इसका आंसर नहीं है, क्योंकि ए स्टेटमेंट भी ट्रू है रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और बी स्टेटमेंट भी ट्रू है रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब रह गया नीचे और इसका जो है ट्रेंड हमने देखना ग्रुप और पीरियड के अंदर। तो देखिए हमारे पास जो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है ना, अगर हम पीरियड्स के अंदर लेफ्ट टू राइट जाएँ तो ये भी इंक्रीज होती है, क्योंकि हमने अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करना है या इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, दोनों केसेस में जो है वो सेम ही जो सिनेरियो है वो माना होता है, क्योंकि जो एटॉमिक जो न्यूक्लियस होता है उसका होल्ड क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। जब उसका होल्ड ज़्यादा हो जाएगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज़ करवानी पड़ेगी, ठीक है, ताकि उसके अंदर जो है वो किसी भी जगह बन सके। तो इसका मतलब है कि इसका ऑप्शन में जो सी है डिक्रीज इन द पीरियड वो क्या है, इनकरेक्ट है। तो इसका आंसर में क्या लिखेंगे आप, सी लिखेंगे कि जो डिक्रीज इन द पीरियड, ये भी पीरियड के अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, और आयोनाइजेशन एनर्जी, इनका ट्रेंड जो है ऑलमोस्ट कह रहा हूँ सेम ही है, ठीक है। तो अब इसका आंसर भी क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे, डिक्रीज इन द पीरियड। ये वाली स्टेटमेंट क्या गलत है, ठीक है, इट इंक्रीज इन द पीरियड वाली स्टेटमेंट करेक्ट होती है। क्लियर। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।